वहाँ पर भी आवाम को टीका लगाया गया। मंजर झील का आपको मैंने बताया, उसके अलावा मिट्टी, छाछड़ो, कोलाई, डिप्लो, नगर पारकट, इस्लाम कोट, कांटियो, ये उमर, बदीन, ठट्टा के आसपास के जितने इलाके हैं, यहाँ पे जितने आर ओ प्लांट लगे हैं, इसमें से 90% आर ओ प्लांट जो हैं वो इसके सारे बंद पड़े में हैं। अच्छा, बंद होने की वजूहत क्या हैं? सबसे बड़ी वजह है कि जिस शख्स को ये कॉन्ट्रैक्ट दिया गया वो जरदारी साहब का लाडला, और उस लाडले का नाम है उमर जिलानी। उमर जिलानी साहब वो हैं जो जरदारी साहब के लाडले हैं, जिनकी कंपनी का नाम है पाक ओएसिस। पाक ओएसिस को ये सारा कॉन्ट्रैक्ट दिया गया था, और सर सिर्फ एक ही कंपनी को, सारा काम एक कंपनी को दिया गया। जरदारी साहब ने बोला कि काम करेगा तो खाली पाक ओएसिस करेगा, और पानी के नाम पे सिंध के लोगों को जो चूना लगाएगा वो सिर्फ पाक ओएसिस लगाएगा, क्योंकि ज़ाहिर है उनके करीबी दोस्त थे। उस वक्त के पीडी प्रोजेक्ट डायरेक्टर एजाज़ अहमद ख़ान साहब, मैं चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से गुजारिश कर रहा हूँ कि इसकी इमीडिएट इंक्वायरी, सर काइंडली इसकी कॉल किया जाए और समन किया जाए, एक्सप्लेनेशन लिया जाए, इनको कटेरे में खड़ा किया जाए। उस वक्त के प्रोजेक्ट डायरेक्टर से पूछा जाए, जो कि एजाज़ अहमद ख़ान साहब थे, डायरेक्टर फाइनेंस पाक ओएसिस यूसुफ इस्माइल साहब, दानिश सही साहब, CO इरशाद खान साहब, चीफ मिनिस्टर कायम अली शाह साहब को कटेरे में खड़ा करके सवाल किया जाए कि सूबे सिंध की आवाम को जो 33 अरब रुपए का टीका लगाया गया उसका क्या हुआ। उस वक्त के फाइनेंस मिनिस्टर मुराद अली शाह साहब, चीफ जस्टिस साहब, उनको भी बुलाया जाए, और उसके साथ साथ चीफ सेक्रेटरीज़, 2 फॉर्मर चीफ सेक्रेटरीज़ फजल रहमान और राजा अब्बास साहब, चीफ जस्टिस साहब, उनको भी बुलाया जाए और उनसे भी पूछा जाए कि पाकिस्तान की आवाम को, सिंध के लोगों को मेहनत कशों के पसीने के, मेहनत के खून पसीने के पैसे का जो बर्बादी की गई है उसकी वजूहत बताई जाएँ कि क्या थी। जो वजूहत चीफ जस्टिस साहब मेरे पास हैं वो वजूहत ये है कि सब स्टैंडर्ड फिल्ट्रेशन प्लांट्स जो हैं वो इस्तेमाल किए गए। दूसरी वजह यह है कि जो सोलराइजेशन सिस्टम लगाया गया जिसके ऊपर इंक्वायरी चल रही है उसकी करप्शन के रीज़न थे कि उसके अंदर जो माल बनाना था। पुअर इंजीनियरिंग इज़ वन ऑफ द रीज़न कि आज ये सारे प्लांट जो हैं बंद पड़े हुए। इर्रेगुलर इनके एक्सपेंडिचर्स थे। लेबॉर्ट्री के अंदर जो है इन आर प्लांट्स का टेस्ट नहीं कराया गया है, बगैर टेस्ट कराए इन आर प्लांट्स को क्लियर कर दिया गया, क्योंकि जरदारी साहब का हुक्म था, कायम अली शाह साहब को आंखें बंद करनी थी, फाइनेंस मिनिस्टर को आंखें बंद करनी थी, चीफ सेक्रेटरी ने कुछ बोलना नहीं था, और ये धड़ाधड़ पैसा निकलना था। इर्रेगुलर अपॉइंटमेंट ऑफ PDs, ये सारी वो वजूहत हैं जो 2 दिन मैंने इसमें थोड़ा सा पढ़ा है, मालूमात की है, और बहुत सारे दोस्तों से मालूमात की है, और उन्होंने ये बताया कि ये वजूहत है जिनकी बेसिस पे 33 अरब रुपए सूबे सिंध की आवाम को टीका लगाया गया है। ये मेरी नज़र में खुली करप्शन है, ये लूट मार है। बिलावल जरदारी साहब अपने डैडी से पूछें कि पाक ओएसिस में उनका क्या इंटरेस्ट है। बिलावल साहब ज़रा अपने डैडी से मालूमात करें कि 33 अरब रुपए उन्होंने आपके सूबे सिंध की आवाम को क्यों टीका लगाया। बिलावल जरदारी अपने डैडी से ज़रा पता तो करें कि उन्होंने जो एशिया का सबसे बड़ा प्लांट खोला था वो आज वो बंद करके क्यों बैठे हुए हैं, उसकी क्या वजूहत हैं। उसके साथ साथ कुछ 1-2 चीज़ें मैं आपको जो और बताना चाहूँगा। जो उमर जिलानी साहब हैं, ये इस वक्त पाकिस्तान के अमीर तरीन शख्सियात में से हैं, जो माशाल्लाह दुबई के अमीर तरीन इलाके एमिरेट्स हिल के अंदर इनका अपना घर है, बड़ी से बड़ी गाड़ियाँ चलाते हैं ये, इनके पास बेंटले हैं, इनके पास मर्सिडीज़ हैं। और उसके साथ साथ इस प्रोजेक्ट के अंदर जो लोग शामिल थे आज उनके अपार्टमेंट्स लंदन के अंदर हैं। मैं सवाल सबसे पहले नैब से कर रहा हूँ कि नैब जो है वो क्यों खामोश है, नैब इसके ऊपर इंक्वायरी क्यों नहीं कर रही है। क्या नैब के लिए 33 अरब रुपए की जो रकम है क्या वो कम है? अगर वो फ़ाइल गुम गई है, वो फ़ाइल कहीं टेबल के नीचे चले गई है या मिल नहीं रही, तो वो हमारी ज़िम्मेदारी है कि हम वो नैब को फ़ाइल भी देंगे, हम नैब को वो एप्लीकेशन भी देंगे। और उसके साथ साथ मैं ये भी गुजारिश करूँगा, डिमांड का लफ्ज़ गुजारिश करूँगा चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से कि जितने भी लोकल गवर्नमेंट मिनिस्टर्स हैं इसके अंदर, उस दौर के पिछले 8 साल के, जिसके अंदर शर्जील मेमन है, जाम खान चोरो साहब हैं, नासिर शाह साहब हैं, ये जितने भी लोकल गवर्नमेंट मिनिस्टर, ख़ास तौर पे उवैस मुजफ्फर टप्पी जो कि दुबई के अंदर बैठे हुए हैं, उनको कराची लेकर आया जाए और सिंध के पैसे का हिसाब लिया जाए कि ये पैसा सिंध का 33 अरब रुपए क्यों बर्बाद किया गया।
और 272 आर प्लांट्स जो कि बंद पड़े हुए हैं, जो कि खुले ही नहीं हैं, जिनकी पेमेंट्स हो गई हैं। उसके साथ साथ मुराद अली शाह साहब ने 2018 के अंदर एक और बहुत बड़ी रकम रिलीज़ करी कि जनाब ये जितने भी आर प्लांट्स बंद पड़े हुए हैं इनके ऊपर वापस पैसा खर्च किया जाए और इन आर प्लांट्स को वापस शुरू किया जाए। वो पैसा भी खर्च हुआ, वो पैसा भी बर्बाद हुआ, उसके बावजूद ये सारे आर प्लांट्स बंद पड़े हैं। लाखों की तादाद के अंदर इन आर प्लांट्स के बंद होने की वजह से आज सूबे सिंध के अंदर लाखों की तादाद के अंदर लोग प्यासे बैठे हुए हैं, जिनको पीने का पानी नहीं मिल रहा है। और इस पीपल्स पार्टी की सिंध गवर्नमेंट की करप्शन की वजह से वो भुगत रहे हैं। हमने इरादा किया है कि इंशाअल्लाह ताला अगले हफ्ते पीर या मंगल के दिन हम नैब के दफ्तर जाएंगे और नैब के दफ्तर के अंदर जाके हम ये एक एप्लीकेशन, फ्रेश एप्लीकेशन वापस डालेंगे कि सूबे सिंध के अंदर जितने भी आर प्लांट्स आज बंद पड़े हुए हैं उसके ऊपर जो करप्शन हुई है, उस पर जो बेज़ाब्तियाँ हुई हैं, उसको केस को फौरी तौर पे खोला जाए। मैं वज़ीर आज़म इमरान खान साहब से भी गुजारिश करूँगा कि ये सूबे सिंध की करप्शन का एक बहुत बड़ा केस है, जिसको मैं कहता हूँ कि एशिया का सबसे बड़ा वाटर फ्रॉड है ये। वज़ीर आज़म साहब से भी गुजारिश है, वज़ीर आज़म साहब ये 33 अरब रुपए की जो लूट मार हुई है सूबे सिंध में पानी के नाम पे, अंदाज़ा लगाएं। खैर ये तो ज़कात के अंदर भी इनके बेज़ाब्तियाँ हैं, उसके ऊपर तहकीकात की जाए। मेरी डिमांड जो है वो एंटी करप्शन डिपार्टमेंट से भी है। मैं अगले हफ्ते एंटी करप्शन डिपार्टमेंट जाऊंगा और वहाँ पे जाके उनसे ये सवाल करेंगे हलीम साहब कि उन्होंने जो है अभी तक इस केस के ऊपर क्या पेशरफ्त की है, उन्होंने उसके ऊपर क्या काम किया है। या तो इसका मतलब यह है कि जो एंटी करप्शन सूबे सिंध के अंदर बैठी हुई है वो सूबे सिंध के अंदर बैठने वाले लूट मार करने वालों को बचा रही है। और हम चीफ जस्टिस साहब से ये भी गुजारिश करेंगे कि एंटी करप्शन के जो हेड हैं यहाँ पे सिंध में, उनको भी बुलाया जाए और उनसे पूछा जाए कि वो आवाम के लिए यहाँ पर बैठे हुए हैं, आवाम की खिदमत करने बैठे हुए हैं या पीपल्स पार्टी की खिदमत करने के लिए बैठे हुए हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक तो वाकई आपने साथी अपने दोस्त को मिस कर रहे हैं। सेठार साहब हमारे साथ होते थे, अल्लाह ताला उन्हें शिफा दे, जल्द सेहतयाब हो। आज एक अहम इशू को मैं रेज़ करना चाह रहा हूँ कि सिंध में कुछ दिनों से कुछ अखबारात में हमने देखा कि सिंध के डाकुओं ने ख़ुद कुछ तस्वीर रिलीज़ की हैं, मतलब अपनी तस्वीर अखबारों और मीडिया को रिलीज़ की हैं। और ये कोई पुरानी कोई दास्तान अमीर हमज़ा नहीं है, ये इस वक्त करंट तस्वीर हैं जो मैं दिखा रहा हूँ आपको। मैंने ग्रुप में भी शेयर कर दी हैं। ये वो तस्वीर हैं जो कि रिलीज़ की गई हैं और ये सिंध का कच्चा है। ये देखिएगा, इसके बाद मैं इसकी तफसील के अंदर आता हूँ। और ये बड़ा ही, इसको ज़रा आप देखिए, इस पर क्या बात करनी चाहिए। ये देखें ज़रा, ये बच्चे, मासूम बच्चों के हाथ में भी रॉकेट लॉन्चर, एंटी एयरक्राफ्ट गन, पता नहीं क्या कुछ इनके पास नहीं है। वो जो असला शायद इन पुलिस के पास भी नहीं है हमारा। ये सिंध में ये कुछ हो रहा है। ये सोशल मीडिया पर तस्वीरें जारी की गई और ये मासूम बच्चे, ये सिंध का मुस्तकबिल देखिए ज़रा, ये देखें, ये मासूम बच्चे, ये सिंध का मुस्तकबिल। मुराद अली शाह साहब, आप कहते थे और आपके ये दो चार जो मिरासी आपने बिठाए हुए होते हैं, ये कहते थे कि जी PTIG है। जब वो पुराने IG साहब होते थे वो कहते थे हमारे पास तो इख्तियार नहीं है, सिंध में PTIG है। उसके बाद तो जो कि गलत क्लेम था, IG होता है ना, वो PPIG होता है ना, वो PTIG होता है, ना वो PP का IG होना चाहिए ना वो PTI का IG होना चाहिए। लेकिन ये क्लेम करते थे कि जी सिंध में PPIG है, PTIG है। तो मैं आज तो भाई सिंध में पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट का IG है, आज तो सिंध में PPIG है, आज तो पुलिस आपकी है, आज तो डॉक्टर रिजवान भी निकल चुका है, आज तो वलीउल्लाह दल भी निकल चुका है, आज तो सिंध पुलिस से बहुत सारे लोग निकल चुके हैं। आपके अपने ब्लू आइड अफसरान बैठे हुए हैं। और कौन से अफसरान? जो एक उस शख्स को पीस अवार्ड देते हैं जिसके ऊपर सर की कीमत मुकर्रर की गई है।
और आज सिंध में तकरीबन 25 के करीब डाकुओं के गिरोह हैं। सक्खर के कच्चे में, शिकारपुर के कच्चे में, खैरपुर के कच्चे में, घोटकी के कच्चे में, कंदकोट कश्मोर के कच्चे में 25 के करीब डाकुओं के गिरोह हैं जो कि रातों को पुलिस के साथ मिलकर गश्त करते हैं। डूब नहीं मरते आप? मैं पूछना चाहता हूँ मुराद अली शाह साहब, कोई थोड़ी बहुत चुल्लू भिजवा दें आपके लिए कि ये किन बच्चों के, मासूम बच्चों के हाथों में ग्रेनेड, एंटी एयरक्राफ्ट, पता नहीं क्या कुछ मौजूद है, रॉकेट लॉन्चर, और इनकी सरपरस्ती कौन करता है? डॉक्टर रिजवान की रिपोर्ट में देख लीजिए कि इनकी सरपरस्ती कौन करता है। लियारी में क्या वेंटिलेशन, हाँ सब कुछ। और वही मैं पूछना चाहता हूँ, ये एक और लियारी गैंगवार की तरह एक नो गो एरिया बना दिया गया। 90 के करीब, पूरे पाकिस्तान से 90 के करीब लोग इन कच्चों में, इन जंगलों में इस वक्त मगवी के तौर पे रखे गए हुए हैं। 90 इंसान ही जाने, 90 इंसान, और वो भत्ते के लिए रखे गए हैं। कोई पुलिस की, इनकी पुलिस की, पीपी पुलिस की, पीपल्स पार्टी पुलिस की हिम्मत नहीं है कि जाके किसी को चैलेंज कर सके। और आजकल जो बेले हैं, शाह बेलो, गढ़ी तैगो, रामंती बेलो, कश्मोर, केटी खरल, बागड़जी और नागवा, ये वो मेन जो जंगलात हैं जिसके अंदर इस वक्त ये तमाम डाकू साहिबान, मैं इसलिए साहब कह रहा हूँ कि भाई खुद वो अपनी सोशल मीडिया कैंपेन चला रहे हैं। तो चले, हमने डाकू भाई, हमने भी आपके लिए कैंपेन चला दी। ज़रा शायद वो आपकी कैंपेन मुराद अली शाह ने ना देखी हो, शायद वो आपकी कैंपेन इनके उन मिरासियों ने ना देखी हो। तो मैं कहना चाहता हूँ, जिस अंदाज से लियारी के अंदर सपोर्ट हासिल थी बस उस वक्त के वज़रा की, आज और वो GIT में आ रही है, आज उसी तरीके की सपोर्ट पीपल्स पार्टी के वज़रा इन डाकुओं को दे रहे हैं। और ये कहीं से भी किसी को अगवा भी करा सकते हैं, किसी को कत्ल भी करा सकते हैं, किसी को धमका भी सकते हैं। चूँकि ये पनाह गाहें जो हैं, बेले के बाद पनाह गाहें हमारी कराची की कच्ची आबादियाँ होती हैं, पनाह गाहें हैदराबाद की छोटे इलाके होते हैं, मुख्तलिफ दूसरे शहरों में चले जाते हैं। तो मैं कहना चाहता हूँ सिंध हुकूमत को इसका जवाब देना पड़ेगा। और मैं कहता हूँ, हमें बहुत सारे मैसेजेस आ रहे हैं कि जी क्या कर रही है फेडरल गवर्नमेंट, हो रही है, आप लोग क्या कर रहे हो, फ़ौज क्या कर रही है, रेंजर्स क्या कर रही है। तो मैं रिकॉर्ड दुरुस्त करने के लिए आज मीडिया के ज़रिए बता दूँ, जब तक सिंध हुकूमत कॉल नहीं करती, जब तक सिंध हुकूमत जिम्मेदारी नहीं देती, ना रेंजर्स कुछ कर सकती है, ना आर्मी कर सकती है। आर्मी को अगर बुलाना है तो सिंध हुकूमत ने बुलाना है, रेंजर्स की जिम्मेदारी देनी है तो सिंध हुकूमत ने देनी है। चूँकि लॉ एंड ऑर्डर अगेन 18वीं तरमीम में लॉ एंड ऑर्डर सूबे का मसला है। और ये 18वीं तरमीम के ये सारे तोहफे और आपने देख लिए कि आज रेंजर्स को सिर्फ कराची का इख्तियार है। मैं कहता हूं कि अगर मुराद अली शाह साहब, बिलावल साहब, अगर आप संजीदा हैं, आप सिंध से संजीदा हैं, तो पूरे सिंध में रेंजर्स को वही इख्तियार दिया जाए जो नेशनल एक्शन प्लान में कराची में इख्तियार है। पूरे सिंध में, जी 2 दिन में सीधा हो जाएंगे सारे, पूरे सिंध में रेंजर्स को बाख्तियार किया जाए। और मैं कहता हूँ कि यहाँ अगर फ़ौज की ज़रूरत भी पड़े, अल्हम्दुलिल्लाह हमारी अफवाज पाकिस्तान सबकी हमेशा हर इशू के रिजॉल्व करने के लिए तैयार होती है। तो उसका अगर सिंसियर हो, आप चाहते हो कि सिंध से इस डाकू राज का खात्मा हो, लोग फ्रीली मूव करें। और मैं आज एक और बताता चलूँ, अगर आज ना रोका गया तो वही हालात हो जाएंगे जो 80s में होते थे, अर्ली 90s में होते थे कि मगरिब के बाद सिंध में निकलना मुश्किल हो जाता था। और लाजमी बात है, और ये सिंध में डाकू राज सिंध हुकूमत की सरपरस्ती के बगैर मुमकिन नहीं है। सिंध में डाकुओं को, जैसे GIT में बहुत सारी तस्वीरें आ रही हैं, मैं तय करता, मुझे नाम भी पता है, इनके वजीर, कुछ तो पढ़ ले आप डॉक्टर रिजवान की रिपोर्ट, इनके वज़रा की सपोर्ट हासिल है। और अफसोस से कहना चाहता हूँ दोबारा सिफारशी कल्चर शुरू हो चुका है। दोबारा गलत SSP सिफारशी बुनियादों पे, भत्ते की बुनियाद पे, मंथली की बुनियाद पे लगने शुरू हो गए हैं। बहुत सारे SHOs कराची में वो लगा दिए गए हैं। एक टोपी ड्रामा है कि हमने कमेटी बना दी है, SHOs लगा दिए गए। राव अनवार की टीम के SHOs भी दोबारा लग गए हैं।
बहुत सारे लोग जो इसमें कराची में टारगेट किलिंग एक अजाब बन चुकी है। दिन हो, रात हो, दोपहर हो, सहपहर हो, टारगेट किल, सॉरी स्ट्रीट क्राइम की बात कर रहा हूँ। देखिए, स्टार्ट स्ट्रीट क्राइम से होता है, एंड टारगेट किलिंग पर होता है। स्ट्रीट क्राइम कराची में फैल चुका है और उसके अंदाज से जो ट्रांसफ़र पोस्टिंग हो रही है, अगेन लाइकिंग डिसलाइकिंग, पसंद नापसंद पे एक पसंदीदा एसएसपी बदीन भिजवा दिया गया है। मुझे लगता है बदीन में भी कोई टारगेट है, बदीन में भी कोई निशाना है, बदीन में भी किसी को लगाने ठिकाना है। ये काम जो हमने पहले देखे, दोबारा पीपल्स पार्टी अपनी नेगेटिव पॉलिटिक्स स्टार्ट कर दी है। जिस अंदाज से जीआईटी खुली है, जीआईटी एक नया पनामा है। जीआईटी, मैं कहता हूँ अभी तो पार्टी शुरू हुई, अभी तो बहुत कुछ सामने आएगा। जीआईटी हो, सिंध में करप्शन हो और ये सिंध में डाकू राज हो, सिंध हुकूमत हर महाज पर नाकाम हो चुकी है। और मैं कहता हूँ अपने इदारों से, वज़ीर आज़म पाकिस्तान से, आर्मी चीफ से, चीफ जस्टिस से, खुदारा इन डाकू राज से सिंध के अवाम को निजात दिलाएं, चूँकि इन्होंने नहीं दिलाना। इनकी तो बिलावल की टांगों में तो दम नहीं है। ये फजल रहमान की पिड्डी पर सवार होकर तो इस्लामाबाद जाते हैं, इस्लामाबाद भी जाना है, अंकल की पिड्डी पर सवार होकर अंकल मुझे ले चलो, इस्लामाबाद जाना है। भाई अपने पैरों पे चलो, अपने पैरों पे चलो। डीजल और डंपर पे चढ़ के तहरीकें निकालोगे? हम इंशाल्लाह तहरीक निकाल रहे हैं। बिलावल साहब इस्लामाबाद चले, हम भी देखते हैं। जाओ ना अपने पैरों पे, जाओ अपने कारकुनों के सर पे। मौलाना फजल रहमान, डीजल पेट्रोल डंपर की डील हो जाती है, उसके बाद बेचारे मासूम उलमा कराम को, तालिब इल्मों को लेकर अब जाने की बात करते हैं। तो मैं कहना चाहता हूँ, सिंध के लोगों जागो और देखो कि ये क्या किया जा रहा है। सिंध के हालात ख़राब करने के लिए जैसे पहले इन्होंने गैंगवार तैयार की, मुझे लगता है ये अगले इलेक्शन के लिए ये डाकू गैंग तैयार किया जा रहा है, ताकि अगले इलेक्शन में सिंध में पोलिंग स्टेशनों पे कब्जा किया जाए, सिंध के अंदर लोगों को धमकाया जाए, लोगों को अगवा किया जाए। और मैं आर्मी चीफ से, चीफ जस्टिस से, वज़ीर आज़म पाकिस्तान से, अपने दिफाई इदारों से, अपने तमाम इदारों से कहता हूँ, और आप साफ़ी भाइयों से कहता हूँ, खुदा के लिए ये जब मैं देख सकता हूँ, मैं चैनल वालों से कहता हूँ, हमारा सिंध को रोग एरिया नहीं था, ये डाकू घूम रहे हैं और कोई चला नहीं रहा है, कोई बता नहीं रहा है, कोई दिखा नहीं रहा है, कोई समझा नहीं रहा है कि हो क्या रहा है। बराए करम इससे हमें निजात चाहिए। और आखिर में फिर खुर्रम भाई जवाब देंगे। फिर आटा महंगा, दूध महंगा। अभी मुझे लग रहा है बयान आने वाला है मुराद अली शाह साहब का कि इमरान खान ने भैंसों को फ़ोन कर दिया है कि आजकल दूध देना कम कर दो। इसलिए इमरान खान ने, फेडरल हुकूमत ने भैंसों के अहकामात जारी किए हैं कि दूध कम कर दो सिंध में देना। सिंध से ख्याल हो गया, सिंध से ज़्यादती हो गई, सिंध की भैंसों का दूध इमरान खान ने कम करा दिया, इसलिए हमने 120 रुपये कर दिया। कोई ख्याल है? आपकी इंतज़ामिया को ख्याल है कि दूध का रेट 120 रुपये हो गया? ये भी इमरान खान ने करा दिया। भैंस दूध कम दे रही है, ये भी इमरान खान ने करा दिया। अफसोस की बात है। आटे पे आ गए, अभी शुरू हो गए इनके दरबारी कि जी वो फेडरल गवर्नमेंट ने। तो जनाब आली, आप सबको याद होगा पीपल्स पार्टी के चूहे 16 अरब की गंदम खा गए थे, याद है आप सबको? 16 अरब की गंदम घोटकी से कराची आते हुए खा गए थे। याद है आपको? सिंध की सरकारी गंदम जाली चेक्स के ऊपर, झूठे चेक्स के ऊपर एक ख़ास आदमी के ज़रिए बेच दी गई थी। उसकी वजह से इस सारी गंदम प्राइवेट लोगों के गोदामों में पड़ी है। सिंध के ख़ास लोगों के, इस पीपल्स पार्टी के ख़ास लोगों के गोदाम में ये गंदम पड़ी है। और आज जो शॉर्टेज हो रही है, इसलिए शॉर्टेज ये कह रहे हैं सितंबर में देंगे, इसलिए सितंबर में देंगे कि ये चोरी करा के इन्होंने अपने ज़ाती गोदामों में रख दी है। अब जब आइए, फ्लोर मिल को सिंध हुकूमत सरकारी गंदम नहीं दे रही, जब नहीं दे रही तो प्राइवेट लोगों के पास जाएंगे। प्राइवेट लोग कौन है? जिनको इन्होंने गंदम बेची हुई है और उससे फ़ायदा होगा उसके। और दूसरी जानिब कहेंगे फेडरल गवर्नमेंट ज़िम्मेदार, इमरान खान ज़िम्मेदार, ये ज़िम्मेदार, वो ज़िम्मेदार। भाई आप खुद ज़िम्मेदार हैं। 16 अरब का रेफरेंस मौजूद है, याद है आपको? 16 अरब के बाद आपको याद होगा इस वक्त सिंध का फूड डिपार्टमेंट 80 अरब का कर्जा है बैंकों का उसके ऊपर, जो उन्होंने गंदम बेची,
पैसे 80 अरब की मकरूज़ है और उसके अलावा बता दूं 11 अरब की सब्सिडी दी गई है। तो गंदम का बहरान सिंध हुकूमत इसलिए पैदा कर रही है कि फेडरल गवर्नमेंट को नाकाम किया जाए। जिस अंदाज से लॉकडाउन करके भी इमरान खान को और फेडरल गवर्नमेंट को नाकाम करने की साजिश की गई थी, इसी तरीके से गंदम का सिंध में बुरान पैदा कराकर फेडरल गवर्नमेंट को नाकाम करना चाह रहे हैं। देखिए आप इस बात पे यकीन कर लें कि तहरीक-ए-इंसाफ जो है वो कभी भी बैठकर के इलेक्ट्रिक की स्पोक्स पर्सन नहीं बनेगी। हमने कभी भी यहाँ पर बैठ के हमारे किसी एमएनए एमपीए किसी सीनियर मेंबर ने के इलेक्ट्रिक को यहाँ पर बैठ के उनको शाबाशियाँ नहीं देनी है। हमने अपनी कोशिश करी पूरी, हमने एहतजाज करा, वज़ीर आज़म साहब ने नोटिस लिया, उसके बाद एक कमेटी बनी, वो कमेटी कराची आई, गवर्नर हाउस में मीटिंग हुई और वहाँ पे के इलेक्ट्रिक के सीईओ ने हमें अश्योर कराया कि 77% ऑफ द पॉपुलेशन जहाँ पे लो लॉसेस हैं वहाँ पे लोड शेडिंग नहीं होगी, कराची की इंडस्ट्री में लोड शेडिंग नहीं होगी। और ये कहा गया कि वो एरिया जहाँ पे लॉसेस हैं वहाँ पे 2 से 4 घंटा सिर्फ लोड शेडिंग की जाएगी। जो डिमांड्स उनकी थी कि हमारा 2.5 बार रिक्वायर्ड है लेकिन हमें मिलता 1.3 है, वो सुई गैस ने कमिट किया हम पूरा करेंगे। दूसरी डिमांड उनकी फर्नेस ऑयल की थी, वो असद उमर साहब और गवर्नर साहब ने उनको अश्योर कराया कि वो आपको मिलेंगी। ये सारी चीज़ें पूरी करने के बावजूद भी अगर हम आज देख रहे हैं कि लोड शेडिंग अपनी जगह पे खड़ी है, हाँ उतनी नहीं जितनी थी, लेकिन आज भी जो उनकी कमिटमेंट थी वो पूरी नहीं हुई। इन्हीं वजूहत का बिना पे आज वज़ीर आज़म साहब ने एक प्राइम मिनिस्टर हाउस में एक मीटिंग भी जो है कॉल करने का फ़ैसला किया है आज नहीं 1-2 दिन में, और वहाँ पे उनको बुला के पूछा जाएगा और डेफिनेटली कोई ना कोई बड़ा फ़ैसला भी लिया जाएगा। देखिए जी, मैं ज़रा रिकॉर्ड दुरुस्त करता चलूँ सबका। परसों बिलावल साहब ने कहा कि जी अबराज जो है मना जाने क्या है, तो आप सबके ज़रिए रिकॉर्ड दुरुस्त थी। 2004-5 में के इलेक्ट्रिक प्राइवेटाइज होती है। 2009 में सदर पाकिस्तान आसिफ जरदारी, पावर मिनिस्टर पीपल्स पार्टी का, सिंध हुकूमत पीपी की, फेडरल गवर्नमेंट पीपी की एग्रीमेंट होता है, इंतज़ामिया अबराज के हवाले होती है, साइन कौन करता है? पीपल्स पार्टी करवा के देती है। और उस जो एग्रीमेंट हुआ उसके अंदर जो कुछ के इलेक्ट्रिक ने खर्च करना था उस पर फेडरल गवर्नमेंट ने उस वक्त की नेपरा ने इम्प्लीमेंट करवाना था। 4 साल अंडरग्राउंड सब कुछ लेते रहे और अबराज की डील के सिले में 2011 में आरिफ नकवी को निशान इम्तियाज़ देता है आसिफ अली जरदारी साहब। 4 साल पीपल्स पार्टी के कुछ नहीं कराया जाता। 5 साल PMLN के चाचू के, बिलावल के चाचू नवाज शरीफ साहब के, कोई सिस्टम में अपग्रेडेशन नहीं होती है। उसके अलावा मैं बताना चाहता हूँ आज के इलेक्ट्रिक का डायरेक्टर कायम अली शाह साहब के साहबजादे असद शाह साहब हैं। इस वक्त अबराज के डायरेक्टर के इलेक्ट्रिक के डायरेक्टर असद शाह साहब हैं। और सुनता जा शर्माता जा कि नेपरा में जो नुमाइंदा भेजा सिंध हुकूमत ने, हर 4 सूबों का एक नुमाइंदा है। एक नेपरा का चेयरमैन वफाक का नुमाइंदा है। वो सूबाई हुकूमतें अपना नुमाइंदा भेजती हैं अपनी बात करने के लिए। नेपरा का नुमाइंदा रफ़ीक शेख, एक वजीर का रिश्तेदार, मेमनगोट में SDO था, पता नहीं क्या था, लाइनमैन था, उसको 22 ग्रेड में मेंबर नेपरा सिंध भेज दिया और वो माल बनाने के लिए बैठा है। देखिए किसी ने शक्ल उसकी, सुनिए कभी उसकी बात। और हम सिस्टम में नहीं है। उस दिन जो कमिटमेंट हुआ था, इन्होंने कहा था कि इलेक्ट्रिक ने कि हम 2950 हम बना रहे हैं, 3200 उसका हमारी रिक्वायरमेंट है। और उन्होंने कहा उनको गैस चाहिए थी, गैस दे दी गई। उनको फर्नेस ऑयल चाहिए था, फर्नेस ऑयल दे दिया गया। उसके बाद उन्होंने ज़ेर लब 1 हफ्ते का टाइम लिया था, पूरा करने दें। ज़ेर लब उन्होंने 1 हफ्ते का टाइम लिया था कि जी हम चूँकि हाइब्रिड सिस्टम है, हम उसको बिन कासिम प्लांट को हम गैस पे शिफ्ट करके उस पर लाएंगे, फर्नेस ऑयल पे। कहा तो 2 दिन का टाइम था, लाजिम बात है KXC हमने कहा, लेकिन एक्शन हम ही करेंगे जो इन लोगों ने पिछले 10 साल में नहीं किया और इंशाल्लाह वाक़या करके देंगे। देखें, अब मैं ये समझता हूँ कि हमारे पास कुछ ज़्यादा रिगार्डिंग के इलेक्ट्रिक,
चाहे वो हम बात कर रहे हों, चाहे वज़ीर आज़म साहब फ़ैसला ले रहे हों, चाहे हमारे मिनिस्टर्स हों, गवर्नर साहब हों, ज़्यादा चॉइसेस बचे नहीं हैं। हर किस्म के तरीके से उनको वार्न भी कर दिया गया है। मेरे ख्याल से जो लास्ट ऑप्शन अवेलेबल हमारे पास है कि जो रुकावटें शंघाई को देने के लिए आ रही हैं, उन रुकावटों को फ़ौरी तौर पर दूर करना पड़ेगा कि इलेक्ट्रिक से फ़ौरी तौर पर किनारा कशी करनी पड़ेगी। और उसके साथ साथ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि जो मोनोपोली की इलेक्ट्रिक की है वो कराची में ख़त्म करके एक से ज़्यादा कंपनीज़ को लाना पड़ेगा। इन द एंड ये फ़ैसला भी किया गया है कि नेशनल ग्रिड से भी कराची के लिए बिजली की जो मिकदार है उसको बढ़ाया जाएगा और उसके लिए जो ट्रांसमिशन लाइन के पे काम करना है वो फौरी तौर पे काम शुरू किया जाए। थोड़ी देर तक कर दे, थोड़ी देर तक कर दे पंखे को। देखिए इलेक्ट्रिकल इंस्पेक्टर जो है बात यह है कि जमात इस्लामी की तो ख्वाहिश होगी सब इस्तीफ़ा दे दें, सारे गांव वाले मर जाएं और हम जाके घरों पे कब्जा कर लें गांव पे। तो उनकी ख्वाहिश पे कुछ नहीं होता और ना उनको कोई मैंडेट है। वो पॉलिटिकल पार्टी है, उन्होंने अपना चूरन बेचना है, ज़रूर बेचें। कराची की बात करें ज़रूर करें, लेकिन जमात इस्लामी अगर इतनी इस शहर की खैर खा होती और जमात इस्लामी के यहाँ इस शहर में कोई मैंडेट होता, सब जानते हैं उनको कि वो वारदात करते हैं, चूरन बेचते हैं। लगे रहते हैं, हम लगे रहो मुन्ना भाई, हम एक सेकेंड, मेरा सवाल है, दही न दे, दही न दे। आमिर भाई को 100 खून माफ है, उनको हम सीरियस नहीं लेते। चले देखते हैं, हमारा भाई है, लाडला है हमारा।